शुक्रिया। हाज़रीन कराम, नायब सदर जमहूरिया हिंद मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब हामिद अंसारी साहब, एक ऐसा बहरे बेकनार जिसकी आगोश में न जाने कितने दरियाओं ने रवानी सीखी, आज के इस तारीखी जलसे का इफ्तिताह नेज़ शायरी पर और उसकी तशरीह पर मबनी किताब तरसील सुखन का इजरा फरमाएंगे। मैं हमारी उस्तानी मोहतरमा जवेरिया काजी साहबा से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तरसील सुखन का इफ्तिताह जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद हामिद अंसारी साहब के दस्ते मुबारक से फरमाएं। मैम इधर से। तरसील सुखन का इफ्तिताह इजरा जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद हामिद अंसारी साहब के दस्ते मुबारक से हुआ चाहता है। मिला है हुक्म के लहजे को मोहतरम कर लूं, मेरी गली में कोई शहर यार आया है। जी हाँ हाज़रीन कराम, अब वो घड़ी जिसका हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरी मुराद है आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद हामिद अंसारी साहब। आज आप खिताब फरमाएंगे शहर भिवंडी के तारीखी कैंपस कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट में गुलाम मोहम्मद मोमिन विमेंस कॉलेज के सिल्वर जुबली के मौके पर 2 रोजा कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह फरमाएंगे और अपना खिताब फरमाएंगे जनाब मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जोरदार तालियों से आप इनका इस्तेकबाल करें। महाराष्ट्र के गवर्नर शंकर नारायण जी, गणेश नायक जी, मोहम्मद आरिफ खान साहब, मोहतरमा फौजिया खान, असलम फ़की साहब, डॉक्टर मुसद्दिक पटेल, पीए इनामदार साहब, मुश्ताक अंतुले साहब, ख़वातीन व हज़रात, आज यहाँ आके तारीख़ के कई वरक़ पलट गए। जैसे मैं गाड़ी से उतरा, मैंने असलम फ़की साहब से पूछा कि आप और मरहूम मुस्तफ़ा फ़की साहब का क्या रिश्ता है, और उन्होंने बताया। इसी तरह से जब इनामदार साहब अब्दुर्रहमान अंतुले साहब का मुरासला मेरे पास लाए तो उसका एक ही जवाब था कि हाज़री देनी है। मुझे यहाँ के ख़ास तौर पे खुशी ये हुई कि ये शहर एक तारीख़ी शहर है। बहुत अरसे से लोग यहाँ मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से देश के आए और यहाँ पे बसे, तो इसकी अपनी एक ख़ास नौयत है और उसका पूरा एहसास महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र की सरकार को है और हमेशा रहा है। हुस्न इत्तफ़ाक़ से शहर के एक अच्छे हिस्से के लोग, मुमकिन है अक्सरियत की मादरी ज़ुबान उर्दू है और इसलिए अगर उर्दू के सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस की गई है तो बिल्कुल मौजू है, अज़हद दर्जा मौजू है।
सवाल जुबान का है, जुबान के माजी, हाल और मुस्तकबिल का है। पहली बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुबान का घर तो हो सकता है कहीं, मगर जुबान का कोई धर्म नहीं होता है। जुबानें एक जगह पे बनती हैं और उनकी मकबूलियत उनको दूर दराज ले जाती है। हर जुबान का अपना किरदार है, अपना कैरेक्टर है। हर जुबान अपनी जगह पे ठोस है। हर जुबान के बोलने वाले अपनी जुबान को दूसरों के मुकाबले में कभी कमतर नहीं देखते। और अगर उर्दू बोलने वाले ये समझते हैं तो कोई गलत काम नहीं करते हैं। इस मुल्क में उर्दू का माजी बहुत शानदार रहा है। और उर्दू है क्या? उर्दू एक तुर्की लफ्ज़ है, पलटन की ज़ुबान, वो ज़ुबान जो कि चौराहे पे जिसने जन्म लिया और आज से नहीं कई सदियों से उसमें लफ्ज़ और इस्तिलाहें जुड़ती गई। चुनांचे ब्रिज भाषा के भी अल्फाज उसमें हैं, फ़ारसी के भी अल्फाज हैं, अरबी के हैं, तुर्की के हैं। हैदराबाद जाइए तो दक्कन के बहुत से अल्फाज उसमें हैं। और ज़ुबान का जो असली मिजाज है और जो एक खूबी है कि उस जो आया उसको अपना लिया। और ये खूबी जो है ये सिर्फ उर्दू ज़ुबान की नहीं है, ये खूबी अपने देश की है। कहाँ कहाँ से लोग आए, किधर किधर से आए, मैं जो आया वो हिंदुस्तानी हो गया। मगर जैसे कि तारीख का उठा चढ़ाव होता है उसी तरह से ज़ुबानों के साथ भी होता है। ये बिल्कुल सही है और इसके कहने में मुझे कोई तामुल नहीं है कि सन 47 के बाद उर्दू पर ज़वाल आया, उर्दू पर जुल्म हुआ, उर्दू को बेगाना समझे जाने की कोशिश की गई। मगर उर्दू में इतनी सकत थी, इतनी जान थी, इतना जज्बा था कि बावजूद इन तमाम रुकावटों के ज़ुबान अपनी जगह कायम रही और तरक्की करती गई। वहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ, कभी दक्कन में, कभी दिल्ली में, कभी बम्बई में, और ख़ास तौर पे बम्बई में, इसलिए कि जो रोल बम्बई की फ़िल्म इंडस्ट्री ने उर्दू को फ़रोग़ देने और उसको ज़िंदा रखने में किया है, उसके ऊपर तो पूरी पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। सवाल यह है कि ज़ुबान का ज़वाल क्यों होता है, लोग ज़ुबानें क्यों भूलते हैं? दो तीन वजूहात हैं। या ये कि किसी वजह से कोई एक इलाके से हट के या एक मुल्क से हट के दूसरे मुल्क चला गया जहाँ वो ज़ुबान नहीं बोली जाती है, वो एक वजह है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि उसके तालीमी इदारे नहीं मुहैया किए गए। तीसरी वजह ये हो सकती है कि वो ज़रिए माश नहीं है या किसी हद तक कमतर है। इन तीनों वजूहात की वजह से ज़ुबान को ज़िंदा रखने का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें सबका हाथ होता है, इसमें समाज का हाथ होता है, हुकूमतों का हाथ होता है और ख़ुद ज़ुबान बोलने वाले अफराद का हाल होता है। तो ये सही है कि मुल्क में कुछ हिस्सों में, हर जगह नहीं, उर्दू को नज़रअंदाज किया गया।
मगर साथ साथ ये भी है कि कुछ दूसरे हिस्सों में उर्दू जिंदा जागती ज़ुबान रही, और मुझे आज यहाँ कहने में कोई तामुल नहीं है, बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र का शुमार उन हिस्सों में है। एक दूसरी चीज़ है, हर ज़ुबान का एक किरदार, एक कैरेक्टर होता है। उर्दू के किरदार में दो खुसूसियतें हैं जो कि पहली नज़र में समझ में नहीं आती। बगावती ज़ुबान है, इनकलाबी ज़ुबान है, इश्क व मोहब्बत की ज़ुबान, तहज़ीब की ज़ुबान है। ये 4-5 खुसूसियात जब आप साथ रखेंगे तो कहने लगे इसका क्या मतलब है। बगावती और इश्क व मोहब्बत, तहज़ीब और जंग। मगर ये सही है कि उर्दू ने हर दौर में ये पहलू भी देखा है, वो पहलू भी देखा है, और अक्सर उनको साथ देखा है। सबसे बड़ा रोल अपनी तारीख में मीडिया ने अदा किया। मुल्क के सबसे बड़े एडिटर, सबसे मारूफ एडिटर महात्मा गांधी थे। उन्होंने अपने अखबार से, अपने लिखने के अंदाज से मुल्क को जगाया। मगर उसी वक्त किसी ने उर्दू में एक शेर कहा, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तेग मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये मिजाज उर्दू में हमेशा रहा है, और इसी वजह से उर्दू हर दौर में उभर कर आई है। मगर साथ साथ हमको ये भी एहसास करना चाहिए कि मुल्क में हालांकि उर्दू बोलने वालों की तादाद 5 करोड़ से ज़्यादा है, और लैंग्वेज ग्रुप्स में उर्दू का 6ठा नंबर आता है। जो तशवीश की बात है वो ये है कि निस्बतन उर्दू बोलने वालों का नंबर कम हो रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्कूली सतह पे उर्दू कम से कम पढ़ाई जा रही है। कुछ खित्तों में, आपके यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है, मगर कुछ और खित्तों में कम से कम पढ़ाई जाती है। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? देखिए, हुकूमत से जो मुतालबा करना है बतौर शहरी के, वो तो मुतालबा करना ही है, और आप करते हैं। आप बराबर के शहरी हैं, आपके हुकूक बराबर हैं दूसरों के मुकाबले में। दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि इब्तदाई तालीम हर बच्चे को उसकी मादरी ज़ुबान में दी जाएगी, चाहे वो पंजाब और कश्मीर हो, या तमिलनाडु और केरल हो, महाराष्ट्र हो, कहीं और। मगर वो चीज़ हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? मुख्तलिफ इदारी बहाने निकाले जाते हैं। इतने बच्चे हों तो टीचर रखा जाएगा, इतने टीचर हों तो तनख्वाह दी जाएगी, तो टीचर नहीं मिलते हैं तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अच्छा, आप बच्चों को दूसरे स्कूल ले जाइए, वगैरह वगैरह। मगर सच बात तो ये है कि जो हक है उसको मांगना है, और उसको डट के मांगना है। मगर साथ साथ एक दूसरी जिम्मेदारी है, सिर्फ बात हुकूमत पे नहीं छोड़ी जा सकती, ये इनफरादी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में, अपनी महफिलों में ज़ुबान को ज़िंदा नहीं रखेंगे तो फिर ज़ुबान कैसे ज़िंदा रहेगी? मान लिया कि बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री ने ज़ुबान को ज़िंदा किया और बहुत फ़रोग़ दिया, मगर वो एक सतह पे है। दिल्ली में, बम्बई में और शहरों में बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, वो एक सतह पे है, ऊपर की मंजिल पे है। मगर अगर नीचे से ऊपर की मंजिल को खंभों से सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो वो मंजिल, इमारत कितने दिनों खड़ी रहेगी? एक बहुत मशहूर हस्ती हैं हिंदुस्तान में, मायनाज हस्ती, प्रोफेसर गोपी चंद नारंग। उन्होंने चंद साल पहले एक बहुत दर्दनाक जुमला कहा था
کہ اردو کی یہ آخری پود ہے جو کہ دیش میں زندہ ہے، اس لیے کہ اوپر تو جلسے ہوتے ہیں مگر نیچے پڑھائی نہیں ہو رہی۔ تو ہم آپ سب کا یہ فرض ہے کہ ایسی اچھی زبان، اتنی دلکش زبان، اس کو ہم زندہ رکھیں، اور وہ ذمہ داری اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے بچوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کو ہم کو پھر وہاں سے جب آگے بڑھائیں گے تو روزگار سے جا کے ملانا ہوگا۔ آج کی دنیا میں روزگار سے ملانا زبانوں کا مشکل نہیں ہے۔ ابھی گورنر صاحب فرما رہے تھے، کل پرسوں ویتنام کے سب سے بڑے لیڈر ممبئی آئے تھے۔ اب وہ لوگ جو کہ امریکہ سے سالہ سال لڑتے رہے، اب وہ بخوبی انگریزی سیکھ رہے ہیں۔ تو زبان جو ہے وہ ذریعہ معاش کا ایک ذریعہ ہے۔ کبھی معاش زبان کو ڈھونڈتا ہے اور کبھی زبان معاش کو ڈھونڈتی ہے، کبھی وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں۔